अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद बुरहान खालिद है। मैं आपको अपने इस चैनल में खुशामदीद कहता हूं, जिसका नाम है केमिकल मेंटोर। तो आज के हमारे इस टॉपिक का नाम है हाउ डज़ एरोप्लेन फ्लाई, कि हवाई जहाज़ कैसे फ़िज़ा में उड़ते हैं या उड़ पाते हैं। देखें, एक इंसान जिसका वज़न केजीज़ में होता है, उसके लिए हवा में उड़ना मुश्किल है, मगर एक मशीन जिसका वज़न टन में होता है, हम उसको जो है फ़िज़ा में उड़ा देते हैं। आखिर इसके पीछे क्या वजूहात होती हैं? तो हवाई जहाज़ किन वजूहात की वजह से फ़िज़ा में उड़ पाता है, इन वजूहात को हम बाद में डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले हम इसकी एक हिस्ट्री देख लेते हैं। देखें, आज एविएशन इंडस्ट्री इतनी तरक्की कर चुकी है, इसका सेहरा किसको जाता है? राइट ब्रदर्स को जाता है। राइट ब्रदर्स में एक का नाम विल्बर राइट है और दूसरे का नाम ओवरल राइट है। ये दोनों क्या थे? साइकिल मैकेनिक थे, ठीक है। और ये हवा में उड़ते हुए परिंदों को देखते थे। इन्होंने तकरीबन 4 साल रिसर्च की। 4 साल की कोशिशों के बाद इन्होंने 17 दिसंबर 1903 को अपना एक जहाज़ फ़िज़ा में उड़ाया। तो यही इंसान की वो पहली कोशिश थी जिसकी वजह से एविएशन इंडस्ट्री को आज इतनी तरक्की मिल चुकी है। तो अब हम आते हैं कि आया वो कौन से अवामिल हैं जिसकी वजह से जो हमारा हवाई जहाज़ है वो फ़िज़ा में उड़ पाता है। उसमें देखें, आपको कुछ फैक्टर्स को ज़हन में रखना पड़ेगा। नंबर 1, इसमें फ़िज़िक्स के कुछ लॉज़ अप्लाई होते हैं। जैसे मैं आपको इसकी वर्किंग बयान करूँगा तो आपको ज़रूर वहाँ पर पता लगेगा कि यहाँ पर कुछ फ़िज़िक्स के लॉज़ अप्लाई हो रहे हैं। दूसरे नंबर पे देखें, किसी चीज़ को उड़ाने के लिए हवा की हमें ज़रूरत पड़ेगी और हवा इसमें अहम किरदार अदा करती है, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं जनाबेली विंग्स अटैचमेंट। हमने हवाई जहाज़ को उड़ाना है, उसमें हवाई जहाज़ के परों ने बड़ा अहम किरदार अदा करना है। और चौथे नंबर पे हमारे पास क्या आ जाते हैं? इंजन्स आ जाते हैं। तो हमें क्या पता लगा कि 4 चीज़ें बड़ी अहम हैं जो कि जहाज़ को उड़ाने में अहम किरदार अदा करते हैं। नंबर 1, फ़िज़िक्स के लॉज़। नंबर 2, हवा। नंबर 3, हमारे जो हैं विंग्स की अटैचमेंट। और इसके अलावा हमारे पास इंजन बड़ा अहम किरदार अदा करता है। फिर हम आते हैं कि आया हमने जहाज़ को उड़ाना है, एक ख़ास फासले तक उसको उड़ाते जाना है और उसको लैंड करवाना है, तो मज़ीद कौन कौन से वो अवामिल हैं जिसकी बुनियाद पर हवाई जहाज़ उड़ पाता है। इसमें हमें देखना है कि हमने हवाई जहाज़ को टेकअप कैसे कराना है, टेक ऑफ कैसे करवाना है। फिर दूसरे नंबर पे हमने इसमें यह देखना है कि इसकी नेविगेशन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी डायरेक्शन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। फिर हमने इसमें यह देखना है कि जनाबेली हम जो है ये हमारा हवाई जहाज़ है, इसको हम लैंड कैसे करवाएंगे। इसके बाद जो चौथी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है इसके अंदर, इसमें जो है हमारे जहाज़ पर मुख्तलिफ़ फोर्सेस अप्लाई कर रही होती हैं, मुख्तलिफ़ सिमतों से मुख्तलिफ़ फोर्सेस अप्लाई कर रही होती हैं। इन फोर्सेस को बैलेंस कैसे रखना है, और ये फोर्सेस बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं हमारे जहाज़ को उड़ाने में। तो ये फोर्सेस कौन कौन सी फोर्सेस होती हैं? नंबर 1 फोर्स हमारे पास है ग्रेविटी फोर्स। देखें, जहाज़ का एक वज़न होता है, ठीक है। ज़मीन हवाई जहाज़ को अपनी तरफ खींचती है, ठीक है। तो हम नहीं चाहते कि हवाई जहाज़ नीचे की तरफ आए, हमने हवाई जहाज़ को लिफ्ट करवाना है। तो इसका मतलब हमने क्या काम करना है? हमने ग्रेविटी फ़ोर्स को कम करना है और लिफ्ट फ़ोर्स को ज़्यादा करना है। तो 2 फोर्सेस तो ये हो गई, एक है लिफ्ट फोर्स, एक है ग्रेविटी फोर्स, ठीक है। फिर हमारे पास आती हैं 2 फोर्सेस मज़ीद। देखें,
जब हवाई जहाज़ मूव कर रहा होता है, जैसे हम मूव करते हैं, तेज़ी से मूव करना चाहते हैं, हमें हवा रोकती है आगे बढ़ने से, इस तरह हवाई जहाज़ को भी जो है हवा रोकती है आगे जो है बढ़ने से। तो वो जो फोर्स हवाई जहाज़ को रोकती है आगे बढ़ने से, उसे हम कहते हैं ड्रैग फोर्स। तो हम ये चाहते हैं कि ड्रैग फोर्स कम हो जाए और जो है थ्रस्ट फोर्स जो है ज़्यादा हो। इसका मतलब दो फोर्सेस और इसके अंदर इन्वॉल्व हो गई कि ड्रैग फोर्स और दूसरी क्या है हमारे पास, थ्रस्ट फोर्स। थ्रस्ट फोर्स कौन सी फोर्स है, जो जहाज़ को आगे की तरफ धकेलेगी, ठीक है, जो कि ज़ाहिर बात है इंजन के ज़रिए हम इसको आगे की तरफ धकेल सकते हैं। तो यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी कि जो हमारे पास हवाई जहाज़ पर जो 4 फोर्सेस अमल करती हैं वो कौन कौन सी फोर्सेस हैं। नंबर 1 ग्रेविटी फोर्स, ठीक है, जो कि जहाज़ के वज़न और ज़मीन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से अप्लाई हो रही होती है। दूसरा लिफ्ट फोर्स, ठीक है। तीसरे नंबर पे हमारे पास ड्रैग फोर्स आ जाती है, ठीक है। ड्रैग फोर्स मैंने आपको बताया, ड्रैग फोर्स कौन सी फोर्स होती है, जो कि हवाई जहाज़ को आगे बढ़ने से रोकती है और हमने इसी फोर्स को कम करना होता है। फिर एंड में हमारे पास कौन सी आ जाती है, थ्रस्ट फोर्स। तो पता ये लगा हवाई जहाज़ को उड़ाने में जो प्रिंसिपल इन्वॉल्व है वो ये है कि ग्रेविटी फोर्स को कम किया जाए, लिफ्ट फोर्स को बढ़ाया जाए ताकि जहाज़ ऊपर उठ सके। इसी तरीके से हमारे पास जो है जो ड्रैग फोर्स है, जो कि एक मुज़ाहमती क़ुव्वत है, जो कि हवा हमारे हवाई जहाज़ पर लगा रही है कि जहाज़ आगे ना मूव कर पाए, हमने ड्रैग फोर्स को कम करना है और थ्रस्ट को बढ़ाना है ताकि जहाज़ आगे की तरफ मूव कर पाए। देखें, जितना बड़ा जहाज़ होगा हमें उतनी ही बड़ी रनवे चाहिए। अब जब जहाज़ रनवे पे आता है, इसमें देखें रनवे पे खड़ा है, यहाँ पर न्यूटन का फर्स्ट लॉ अप्लाई होगा। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जब एक बॉडी स्टेशनरी हालत में है, स्टैंडिंग हालत में है, वो साकिन हालत में ही रहेगी यहाँ तक कि उस पर कोई फोर्स अप्लाई ना कर दी जाए। तो जहाज़ क्या है, जहाज़ स्टेशनरी पोजीशन पे था, ठीक है, वो तब तक स्टैटिक पोजीशन में रहेगा जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगा दी जाएगी। इस तरह न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि एक चीज़ चलती ही रहेगी, उड़ती ही रहेगी, तब तक उड़ती रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दी जाए जो कि इसको रोक दे। तो जहाज़ तब तक उड़ता रहेगा जब तक इस पर कोई फोर्स अप्लाई ना कर दी जाए जो कि इसको रोक पाए, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, जब हमारा जहाज़ स्टैंडिंग पोजीशन में है तब भी उसके ऊपर न्यूटन का फर्स्ट लॉ अप्लाई हो रहा है, और जब वो उड़ रहा है तब भी उस पर न्यूटन का फर्स्ट लॉ अप्लाई हो रहा है, ठीक है। फिर हम आते हैं कि हमारे जहाज़ ने चलना शुरू कर दिया। अगर आप डायग्राम की तरफ देखेंगे, देखें शुरू में तो आपको जहाज़ के जो विंग्स हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आते हैं, लेकिन जैसे ही जहाज़ चलना शुरू करता है उसमें होता क्या है, जहाज़ के विंग्स में 3 पार्ट्स लगे होते हैं। जो बड़ा विंग आपको नज़र आ रहा है उसमें 3 पार्ट्स लगे होते हैं, एक एलिरोन होता है, एक फ्लैप्स होते हैं, एक स्लैब्स होते हैं। पायलट क्या काम करेगा, स्लैब्स और स्लैट को खोल देगा। जब स्लैब्स और फ्लैप्स खुलेंगे तो क्या होगा, हमारे पर की जो पोजीशन होगी वो कर्वेचर हो जाएगी, ठीक है, और हमारे परों का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। जब हमारे परों का सरफेस एरिया बढ़ा है, कर्वेचर बढ़ गया है, तो क्या होगा, ये जो ऊपर से हवा निकल आ रही है वो तेज़ी से गुजरेगी यहाँ से, और यहाँ पर बर्नौलीज़ का थ्योरम अप्लाई होता है। बर्नौलीज़ का थ्योरम क्या कहता है कि जब हवा तेज़ी से गुज़र रही हो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। जब उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है तो उसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। काइनेटिक एनर्जी अगर ज़्यादा हो जाए तो वो कहता है उस हवा का प्रेशर कम हो जाएगा। तो ऊपर के सिरे पर,
ठीक है। ऊपर के सिरे पर क्या होगा, हमारा हवा का प्रेशर कम होगा। क्यों प्रेशर कम हो गया? चूँकि हवा तेज़ी से गुजर गई, वेलोसिटी ज़्यादा थी, प्रेशर कम हो गया। ये है ऊपरों के ऊपर वाला सिरा। अब नीचे वाले सिरे में क्या होगा, हवा की रफ्तार कम होगी, ठीक है। तो बर्नौलीज़ थ्योरम क्या कहता है, अगर हमारी हवा की रफ्तार कम हो तो प्रेशर ज़्यादा होता है। जब नीचे की तरफ प्रेशर ज़्यादा होगा परों की तरफ, तो वो क्या करेगा, हवा का प्रेशर चूँकि नीचे की तरफ ज़्यादा है तो वो हवाई जहाज़ को ऊपर की तरफ उठाएगा, लिफ्ट करेगा। तो यहाँ पे हमने क्या काम किया, यहाँ पे हमने ये काम किया कि ग्रेविटी फ़ोर्स को कम कर दिया और लिफ्ट फोर्स को बढ़ा दिया, जिसकी वजह से जहाज़ ऊपर की तरफ उठा। यहाँ पे कौन सा लॉ अप्लाई हुआ, यहाँ पर बर्नौलीज़ का थ्योरम अप्लाई हुआ, जिसके मुताबिक क्या है, हवा ऊपर वाले सिरे पर हवा का प्रेशर कम है, ठीक है। वो क्यों कम हो गया, वो चूँकि हमने स्लैब्स और फ्लैप्स को खोला, कर्वेचर बढ़ा, सरफेस एरिया बढ़ा, हवा तेज़ी से यहाँ गुज़र गई और गुज़रने की वजह से वेलोसिटी बढ़ी, प्रेशर कम हो गया। ऊपर वाले हिस्से का प्रेशर, जो हवा का प्रेशर है, वो क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। और नीचे वाले सिरे पर हवा की रफ्तार, वेलोसिटी कम थी, मगर उसका प्रेशर ज़्यादा था, ठीक है। हवा का प्रेशर जो ज़्यादा था, उस प्रेशर ने क्या काम किया, हवा के प्रेशर ने जो हमारा हवाई जहाज़ था उसको उठाकर ऊपर ले गया, लिफ्ट फोर्स को बढ़ा दिया, ठीक है। तो ग्रेविटी फोर्स क्या हो गई, कम हो गई और लिफ्ट फोर्स बढ़ गई, तो जहाज़ ऊपर चला गया। अब जहाज़ को हमने स्पीड भी देनी है, तो मैंने आपको कहा था यहाँ पे दो फोर्सेस अप्लाई हो रही होती हैं, एक होती है ड्रैग फोर्स और एक होती है हमारे पास थ्रस्ट फोर्स। ड्रैग फोर्स क्या काम करती है, जहाज़ को आगे मूव करने से रोकती है। तो अगर आपने जो है इसके विंग्स देखे हों, नीचे इसके प्रोपेलर्स लगे होते हैं। प्रोपेलर्स का काम बहुत वास्ट है। मैं आपको एक सिंपल से वे में आपको बताना चाहता हूँ कि देखें, प्रोपेलर्स का जो मेन फंक्शन ये है, जो हवाई जहाज़ के साथ टकरा रही है, सामने से टकरा रही है, ठीक है, उसको उठाकर पीछे की तरफ फेंक दें, ठीक है। प्रोपेलर्स के और भी बहुत सारे काम हो सकते हैं, मगर मेन काम जो है वो क्या है, हवा को खींचना। जैसे हमारे घरों में किचन में एग्जॉस्ट फैन लगे होते हैं, वो क्या काम करते हैं, वो यही काम करते हैं कि हवा को पीछे की तरफ धकेल देते हैं। जो हमारे पास हवाई जहाज़ के विंग्स होते हैं, वहाँ पर इंजन अटैच होते हैं जिसके साथ प्रोपेलर अटैच होते हैं। प्रोपेलर्स क्या काम करते हैं, हवा को पीछे की तरफ धकेलते हैं, जिसकी वजह से जहाज़ आगे की तरफ मूव करता है, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे होता क्या है, ड्रैग फोर्स को कम किया जाता है और थ्रस्ट को बढ़ाया जाता है ताकि जहाज़ आगे की तरफ मूव करे। और मैंने आपको यहाँ बताया था कि यहाँ पर न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई होता है। हमने एक एक्शन किया, हवा को पीछे की तरफ धकेला प्रोपेलर्स की मदद से, फैंस की मदद से। प्रोपेलर्स असल में क्या होते हैं, फैंस होते हैं। हमने हवा को पीछे की तरफ धकेला और जहाज़ आगे की तरफ मूव किया, क्या हुआ, रिएक्शन हुआ। तो हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, यहाँ पर न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई हो गया। इसी तरीके से जब जहाज़ एक ख़ास लिफ्ट, एक ख़ास हाइट पर आ जाता है, तो पायलट क्या काम करता है, फ्लैप्स और स्लैब्स को उनकी ओरिजिनल पोजीशन में ले आता है। फिर हम आते हैं इसकी नेविगेशन की तरफ। देखें, जहाज़ में दो स्टेबलाइज़र होते हैं, एक होता है हमारे पास हॉरिजेंटल स्टेबलाइज़र और एक होता है हमारे पास वर्टिकल स्टेबलाइज़र। हॉरिजेंटल स्टेबलाइज़र के दो अहम पार्ट्स हैं, एक है एलिवेटर और दूसरा है एलिरोन। एलिवेटर जो होते हैं ये जहाज़ की टेल की तरफ लगे होते हैं और इनका काम क्या होता है, हवा को डिफ्लेक्ट करवाना। अगर एलिवेटर की पोजीशन डाउन की जानिब डाउन होगी, नीचे की तरफ होगी, तो क्या होगा, एलिवेटर जहाज़ के टेल की तरफ एक ऐसी फोर्स लगेगी जो कि क्या काम करेगी, जहाज़ की जो नोज़ है उसको नीचे की जानिब कर देगी। इसी तरीके से अगर एलिवेटर की पोजीशन अप होगी तो उसकी टेल पर, जहाज़ की टेल पर एक ऐसी फोर्स लगेगी जिसकी वजह से क्या होगा, जहाज़ की नोज़ ऊपर की जानिब हो जाएगी। फिर हम आते हैं एलिरोन की तरफ। एलिरोन जो है असल में ये प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करते हैं।
ये जहाज़ को रोटेट करने में मदद देते हैं, ठीक है। और अगर आप देखें हम लेफ़्ट एलिरोन की पोजीशन को डाउन कर दें और राइट एलिरोन की पोजीशन को अप कर दें तो उससे क्या होता है, जो लेफ़्ट साइड है वो लिफ्ट कर जाती है और राइट साइड जो है वो डाउन पोजीशन में आ जाती है। तो हमारा जहाज़ एक टिल्ट पोजीशन में आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारा जहाज़ एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है। अगर हम यही काम इस तरीके से करें कि हम लेफ़्ट एलिरोन को ऊपर की जानिब कर दें और राइट एलिरोन को नीचे की जानिब कर दें, तब क्या काम होगा, जहाज़ हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है रोटेट करना शुरू कर देता है, ठीक है। फिर इसके बाद हम आते हैं रोडर की तरफ। जहाज़ के वर्टिकल जो स्टेबलाइज़र होता है वहाँ रोडर लगा होता है, ठीक है। अगर हम रोडर के राइट साइड पर फोर्स लगाएंगे, राइट साइड पर उसको मूव कराएंगे, तो जहाज़ जो है क्या करेगा, जहाज़ की नोज़ राइट की तरफ मूव कर जाती है। इसी तरीके से अगर हम उसको लेफ़्ट की तरफ रोटेट कराएं तो जहाज़ की नोज़ लेफ़्ट की साइड पर जो है वो मूव कर जाती है। तो इस तरीके से हम जहाज़ की डायरेक्शन को एडजस्ट कर सकते हैं। फिर हमारे पास एंड में आते हैं स्पॉयलर्स। स्पॉयलर्स क्या काम करते हैं, ये उस वक्त काम में आते हैं जहाँ हमने लैंडिंग करनी होती है, ठीक है। स्पॉयलर क्या काम करते हैं, ये ड्रैग फोर्स को बढ़ा देते हैं, ड्रैग फोर्स को बढ़ा देंगे, ठीक है। और इसके अलावा क्या काम करेंगे, ये ड्रैग फोर्स को बढ़ाने के अलावा लिफ्ट को जो है कम कर देंगे। तो स्पॉयलर का काम क्या है, ये तब काम में आती है, कब काम में आते हैं, जब हमने जहाज़ को लैंड करवाना होता है। इसका काम क्या होता है, लिफ्ट को कम कर दे और ड्रैग फोर्स को बढ़ा दे, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया स्पॉयलर्स। फिर देखें, आपको यहाँ तक इस टॉपिक को समझाने के लिए बहुत एक लंबा टाइम चाहिए था। ये एक बहुत बड़ी एयरफॉयल टेक्नोलॉजी है जिसको समझाना इतने कम वक्त में इतना आसान नहीं था, लेकिन आई थिंक मैंने जो 20 मिनट में आपको कुछ कोशिश की है कि इसको समझा सकूं, तो आपको काफ़ी हद तक ये समझ आ चुका होगा कि हम जहाज़ की डायरेक्शन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, जहाज़ की लैंडिंग के वक्त क्या काम करना पड़ेंगे, जहाज़ को अगर हमें टेक ऑफ कराना है तो क्या काम करवाना पड़ेगा हमें। तो देखें, इसमें जो अहम किरदार था, जो फर्स्ट सक्सेसफुल फ़्लाइट जो ली थी वो किन्होंने ली थी, राइट ब्रदर्स ने ली थी। और मुख्तलिफ़ जगह पर मुख्तलिफ़ थ्योरीज़ हैं। कहीं पर कहा जाता है कि 112 फ़िट का फ़ासला तय किया और वो 12 सेकंड में तय किया, और कहीं पे ये कहा जाता है कि 852 फ़िट का फ़ासला तय किया, वो कितने मिनट में तय किया, वो 59 सेकंड में तय किया। तो यहाँ से एक बात हमें क्लियर कर देनी चाहिए, बहरहाल जितने मिनट में जितना फ़ासला भी राइट ब्रदर्स ने तय किया था अपने जहाज़ में, ये दुनिया की सबसे पहली कोशिश थी कि एक मशीन को हमने हवा में उड़ाया था। इसी वजह से राइट ब्रदर्स की कोशिश की वजह से ही आज जो है एविएशन इंडस्ट्री इतनी तरक्की कर चुकी है। तो आई थिंक ये टॉपिक आपको काफ़ी हद तक समझ आ चुका होगा। आप ज़रूर मुझे आगाह कीजिएगा कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।